नमस्कार, आप देख रहे हैं पारदर्शिता न्यूज और आज आमने सामने कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो जौनसार बावर की राजनीति में एक अहम हिस्सा रखती हैं। हम बात कर रहे हैं मुन्ना राणा ग्राम कुआनो से, जो इस वक्त वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और इसके अलावा वर्तमान समय में भाजपा एसटी मोर्चा महानगर देहरादून के संयोजक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका पारदर्शिता न्यूज पर। नमस्कार। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, कुछ चीजें हैं जो कहनी चाहिए हमें मुन्ना राणा जी के बारे में कि ये एक किस्म के अनसंग हीरो हैं पॉलिटिक्स के जौनसार बावर के। तब इन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी जब आज की डेट में जो दो नाम सबसे ज्यादा फेमस हैं, पॉपुलर हैं, मुन्ना चौहान और प्रीतम चौहान, उन्हीं के समकक्ष का एक नाम और भी है मुन्ना राणा। वो बात अलग है कि अपने राजनीतिक करियर को ये उन ऊंचाइयों तक नहीं लेकर जा पाए जहां पर ये डिजर्व करते थे, क्योंकि ऐसे आंदोलनों को इन्होंने हवा दी उस दौर में 80 के दशक में, जो आज भी कहीं ना कहीं अधूरे हैं या फिर उन्हें हाईजैक कर लिया गया। एक बार फिर से आपका स्वागत है पारदर्शिता न्यूज पर। शुरुआत हम उस आंदोलन से करेंगे जहां से मुन्ना राणा को जौनसार बावर के लोगों ने पहचाना। 87 में आप पहली बार जौनसार बावर छात्र संघ के अध्यक्ष चुनकर आए। आप दो बार जो है जौनसार बावर छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और उसके बाद इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार लाने की कोशिश की, जिसमें ये काफी हद तक सफल भी हुए। वो दौर क्या था जब जो है 1987 में आपने सैया में पहली बार आंदोलन किया? देखिए, जहाँ तक आंदोलन का प्रश्न है, आंदोलन करना या क्रांतिकारी एक्टिविटीज करना ये मेरे ब्लड में भरा है। मैं आपका ध्यान देना चाहूँगा 82 की बात, जब हम हाई स्कूल अंबाड़ी में पढ़ते थे। यहाँ पर अक्टूबर महीना आ गया था, किताबें नहीं थी और तत्कालीन जो प्रधानाचार्य थे हमारे आश्रम स्कूल अंबाड़ी के, वो बगैर तुड़के का हमको राशन देते थे। फल और दूध बंद कर दिया था। तो हमने मीटिंग करके मैंने कहा हमारे यहाँ भूखमरी नहीं है, हम सिर्फ राशन खाने के लिए यहाँ नहीं आए। नंबर 1, हम पढ़ाई करने के लिए आए। दूसरी बात, पढ़ाई हम कैसे करेंगे? अक्टूबर महीना आ गया है, अभी तक एक भी किताब नहीं हमको आवंटित की गई है। ठीक, और बगैर तुड़के का खाना यदि हमको दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर हम हिंदू धर्मवादी लोग हैं। हमारे यहाँ बगैर तुड़के का खाना तब दिया जाता है जब किसी के घर में डेथ होती है। राइट। मन का निश्चित तौर पर हमारे धर्म को भी भ्रष्ट कर रहे हैं। तो लड़कों ने कहा कि क्या करना है। मैंने ये नारा दिया, जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते उन्हें लातों से ही मनाना चाहिए। कि क्या करना चाहिए? उनका पकड़ के लाओ, गद्दे पर बैठाओ प्रिंसिपल को। तो हमने गद्दे पर बैठाया और हड़ताल करी। 15 दिन की हड़ताल। हम आपको ये कहना चाहते हैं, हम आफ्टर लंच टाइम हड़ताल करके जब जीवनगढ़ इकट्ठे हुए, तत्कालीन ग्राम प्रधान डीमोव श्री अमर सिंह और जीवनगढ़ के प्रधान हुआ करते थे नौशाद, पता नहीं क्या नाम, मैं नाम भूल गया हूँ। इन्होंने व्यवस्था करी पूरे आश्रम के लड़कों के लिए खिचड़ी बनाने की और हमें गांव तक जाने के लिए, चूंकि हम हड़ताल कर चुके थे, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे लिए गांव तक जाने के लिए उन्होंने किराया भी दिया। और 15 दिन बाद फिर हमको सूचना आई कि आप आइए। नई अलमारियाँ आई, नई किताबें आई, नई व्यवस्था आई, नए प्रिंसिपल आए और सारा सुधार हुआ। नई किताबें आई और फल और दूध आदि का आवंटन पूर्व की भांति सुचारू से चलने लगा। फिर उसके बाद हम एग्जाम देते हैं हाई स्कूल का, डॉक्टर इंटर कॉलेज में। वहाँ क्या किया जाता है कि हमको हॉल में एग्जाम के समय एक ही हॉल में आश्रम स्कूल के लड़कों को सीटिंग अरेंजमेंट किया जाता है एग्जाम के समय। और आकर के तत्कालीन प्रधानाचार्य, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, तत्कालीन प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज डॉक्टर, वो आए और हमको टोंट कसने लगे कि आश्रम के दाई 5-5 किलो राशन खाते हैं और चेकिंग के नाम पर 2-2 घंटा हमारा बर्बाद करते थे। एक दिन मैंने जरूर साइन किया। फिर मैंने तीसरे दिन मैंने तत्कालीन जो हमारे हिस्ट्री के टीचर थे उनसे डिस्कस किया कि इस तरह की बात है, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, बोर्ड का एग्जाम जैसा भी हो, घाटा नाफा मैं
कतई नहीं इस चीज़ को देखूंगा, लेकिन चाहे एग्जाम अपना बर्बाद ही क्यों ना हो, लेकिन मैं सहन नहीं करूंगा और मैं इस बात का विरोध करूंगा। जब तीसरे दिन प्रधानाचार्य आते हैं वहां के और वो अपने दल बल के साथ 10-12 टीचर को लेकर और उनको फिर प्रताड़ित करने की बात कर रहे थे, हमारे सभी साथियों को टोंट कसने की बात कर रहे थे, मैं उठा, धप मारा, साले को भगा दिया और लड़कियों के कमरे में गए और वो अपने को मतलब चटकी लगा के मतलब भाग गए कर लिया। यस यस। और हम पेपर सहित बाहर निकले हायर सेकेंडरी स्कूल के लड़के और सारे स्टाफ, सारा टीचर, इवन पुलिस भी हमारे पैरों में पड़ी कि बेटा अंदर बैठो, यदि तुम बोर्ड एग्जाम का पेपर यदि बाहर करते हो तो पूरा यूपी का एग्जाम ये पेपर आउट हो जाएगा। तो खैर हम वापस गए। उसके बाद उस प्रधानाचार्य की शक्ल तक हमारे सामने नहीं आई दोबारा। जी, तो कहने का मतलब क्रांतिकारी रुझान पहले से था। जी, हमेशा गलत बात कभी सहन नहीं करनी और पढ़ाई में भी हम नंबर 1 के थे, हम बुद्धू स्टूडेंट नहीं है। जी। इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक थोड़ी सरसरी सी नजर डाल लेते हैं आपके अभी तक के करियर पर, अभी तक के पॉलिटिकल करियर पर। जौनसार बावर छात्र संघ अध्यक्ष आप 2 बार रहे, 1987 और 1988। छात्र संघ महासचिव डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में आप 1989 में रहे। अध्यक्ष जिला शिक्षित बेरोजगार युवा संघर्ष समिति के रहे आप 1990 से 1992 तक। अध्यक्ष रहे फिर से जौनसार बावर उत्थान परिषद के 1993 से 2006 तक। सदस्य रहे आप DRDA उत्तर प्रदेश सरकार में वर्ष 1994। जिला उपाध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के वर्ष 2007 में। संरक्षक किसाऊ बांध विस्थापित संघर्ष समिति वर्ष 2015 से अब तक। संरक्षक वीर शहीद केसरी चंद युवा समिति के भी संरक्षक रहे हैं आप 2010 से अभी तक। और अध्यक्ष जौनसार बावर महासभा का भी गठन किया था आप लोगों ने कुछ समय पहले। उसके 1935 की गठित है ये। 1935 की यस, बिल्कुल। इसके भी आप जो है वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। 2007 से अब तक आप अध्यक्ष हैं। विशेष आमंत्रित प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ST मोर्चा भाजपा वर्ष 2016 से अभी तक। राणा जी, संरक्षक नीचे वाला, हाँ, ये तो हम कह चुके हैं कि वर्तमान समय में आप भाजपा के ST मोर्चा महानगर देहरादून के संयोजक हैं। लेकिन 1987 में जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं आप, जिस चीज़ की वजह से लोग आपको जानते हैं, और वो काम अधूरा रह गया आज भी, क्या डिग्री कॉलेज का? जी। देखिए, इस बात को मैं बड़े अदब के साथ आपसे बताना चाहूँगा। यदि मुन्ना सिंह राणा का डिग्री कॉलेज का आंदोलन ना हुआ होता या डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर बाद में भूख हड़ताल में ना मैं बैठा होता, तो डिग्री कॉलेज के नाम का, सरकारी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, डिग्री कॉलेज का नाम का जौनसा बावर पछुआ दिन में चिड़िया भी ना होती। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सरकारें देखिए, जहाँ तक सैया इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज का मामला है, मैं 20 सितंबर इसमें आपको देखेंगे 20 सितंबर 1987 मीनस पुल का उद्घाटन करने के लिए कुआनू में जब माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उस समय एक ही यूपी में थे, मतलब कहने के स्टेट यूपी का था हमारा, हाँ, वीर बहादुर सिंह, और तत्कालीन मुख्यमंत्री HP माननीय वीरभद्र सिंह, दोनों उस फंक्शन में आए थे मीनस पुल के उद्घाटन कुआनू। मैं 2 बसों को लेकर के डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर कुआनू पहुंचा था और बड़ा हुड़दंगबाजी वहाँ हुई। और फिर उसके बाद जब डिग्री कॉलेज की उन्होंने घोषणा करी कि ठीक है डिग्री कॉलेज खोला जाता है, फिर उसके 1 साल बाद डिग्री कॉलेज नाम का कुछ संस्थान खुला नहीं, ना आदेश आया। फिर 1 साल बाद हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट मतलब DM कार्यालय देहरादून में हमने घेराव किया छात्र युवाओं ने। मैंने कहा कि 1 वर्ष हो गया है, हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी ने घोषणा की थी डिग्री कॉलेज खुलवाने की जौनसार में, लेकिन अभी तक नहीं खुली। मैंने कहा मैं किसी भी समय अब किसी भी सरकारी भवन पे कब्जा करके डिग्री कॉलेज खोल सकता हूँ, क्योंकि जो मैं काम करता था चुके नहीं, प्रशासन को ऐलान करता था, मैं कहता था मैं ये करने वाला हूँ, तुमसे जो हो सकता है वो करो। और हमने वहाँ कब्जा किया, 13 दिन तक मूवमेंट चला, और जब 14वें दिन, ये 22 दिसंबर 88 की बात है, 22 दिसंबर 88 को शुभ दिन आ गया, डिग्री कॉलेज खुलवाने को मुन्ना राणा में संकल्प भाग गया, बहुत बड़ी कविता बनाई थी।
जब हम जेल में गए थे स्कूल। यहाँ पर एक चीज़ और हम बता दें अपने दर्शकों को कि मुन्ना राणा जी का जो कब्जा करने का जो तरीका है वो बहुत पुराना रहा है। आपने कई जगहों पर कब्जा करके सरकारी भवनों को जो है हवाले करने की कोशिश करी अपने क्षेत्र के लोगों के उत्थान के लिए। जी जी। तो जब बंद और चक्का जाम हुआ पूरा जौनसार बावर, तो उस दिन एसडीएम राजीव रौतेला, एसडीएम राकेश गौतम, सॉरी सीओ राकेश गौतम, डीएसपी कहा जाता था उनको, बिल्कुल, और एसओ तत्कालीन एसओ कालसी मनीष कुमार, ये फोर्स के साथ आते हैं और लाठीचार्ज शुरू करते हैं हरिपुर। मैं बोलना नहीं चाहूँगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, हमने बजरी के ट्रक में बैठा के सीधा सैया ले गए। एसडीएम साहब को बजरी, एसडीएम राजीव रौतेला, तत्कालीन एसडीएम चक्राता राजीव रौतेला जी को, और तत्कालीन डीएसपी विकास नगर के नाम से डीएसपी थे वो, पूरा एरिया विकास नगर में आता है जी, राकेश गौतम, और तत्कालीन एसओ कालसी मनीष कुमार, तीनों को मैं अपने अंडर में लेकर सीधा सैया ले गया था। फोर्स फार्स सब दरी की दरी रह गए, और वहाँ पर बच्चों की तरह रोए। अगर सोशल मीडिया होता आज की तरह तो राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा मोमेंट, बिल्कुल है, तो वो बच्चों की तरह रोए, वो अपनी जान के लिए ज़्यादा ही डर गए। मैंने कहा एक मेरे लेफ्ट रही है, एक राइट रही है, तुम्हारी जान की गारंटी मेरी है, लेकिन मेरे से अगर तितर बितर हो गए, इधर उधर चले गए, तो मेरी गारंटी नहीं। मतलब इतना बड़ा मोमेंट था। हाँ बिल्कुल, अब कहा जाता है कि उस दौरान कालसी तक जो है भयंकर रैलियां चल रही थी, हजारों की तादाद में लोग आए थे, भयंकर, और लाठी चार्ज भी हुआ, और फिर लोग बस अब वो बातें ज्यादा कह नहीं सकता हूँ मैं। नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि इस बात को जो, क्योंकि आपने एक संकल्प लिया था और ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। और उस दरमियान दूसरे दिन फिर लाठी चार्ज होती है, हमारे साथ धोखा होता है, कहता है कि भाई ठीक है डिग्री कॉलेज खुलाया जाता है। मैडम उस समय विभापुरी जी हुआ करती थी डीएम, भाई वहाँ जाके वो होंगे, आपको लिखित दे दिया जाएगा कि वहाँ मंडी समिति चूंकि खाली भवन था, उस पर शहीद केशचन राज के महाविद्यालय के नाम से मैंने खोला था, शहीद केशचन की फोटो लगा के मैं चलता। लेकिन बाद में उसको जो है डाक पत्थर भेजा गया। हाँ वही मैं बता रहा हूँ आपको, हम 52 दिन के लिए जेल चले गए, और उस मोमेंट की मेरी 10 पन्नों की कविता है। बैरिक नंबर 2 में जेल में तन्हाई थी। कौन से जेल में? उत्तर प्रदेश की? नहीं, उत्तराखंड की, देहरादून की थे। 52 दिन जेल रहा, तो मैंने कविता, बड़ी सुंदर कविता बनाई थी पूरे इस मोमेंट की। दुर्भाग्य कि वो मिस हो गया, अब दोबारा उस तरह का लिख नहीं पाता। वो कविता यदि होती तो नौजवान तो क्या, बुड्ढों में भी जो है खून खोलता। बिल्कुल। कितनी बार आप जेल गए? जेल तो सामाजिक कार्यों के लिए 7-8 बार। अभी भी कोई मुकदमे चल रहे हैं या सब खत्म? अभी वर्तमान में जिले की मांग को लेकर महासुदेव के थान को 5वां धाम बनाने को लेकर एक मुकदमा अभी भी चल रहा है विकास नगर कोर्ट में, और 2011 में भी जिले की मांग को लेकर और महासुदेव का 5वां धाम बनाने को लेकर संपूर्ण जौनसार बावर बंद किया था, उसका मुकदमा अभी पिछले साल जो है उसमें हम जीत गए हैं। बंद और चक्का जाम किया था, और जो 2016 में बंद और चक्का जाम किया उसके मुकदमा अभी भी चल रहे हैं, जिले की मांग को लेकर महासुदेव के 5वां धाम को लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस समय मैं माफी चाहूंगा इंटरप्ट के लिए, कि जब आपने इतना बड़ा आंदोलन किया, पूरे जौनसार बावर की नजरें उस आंदोलन पर टिकी थी, और आपने इतने बड़े बड़े अधिकारियों को जो है एक किस्म से कैप्चर कर लिया था, yes, साथ ले गए थे आप, अपहरण कहिए ना सीधा। उस दौरान प्रीतम सिंह जी और मुन्ना सिंह जी कहाँ थे? देखिए, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, प्रीतम सिंह जी का तो पता ही नहीं चला। अच्छा, हाँ, मैं सच पता नहीं चला, मतलब कि आए नहीं थे, आए थे निकल गए? वो भी मैं बताऊंगा। मुन्ना चौहान जी लास्ट दिन आ गए थे हमारे साथ। अच्छा, लास्ट दिन फिनिश करने के लिए? नहीं, फिनिश करने के लिए नहीं, जब लाठी चार्ज हुआ, जब एसडीएम उनको जो है सैया ले गया, तो मुन्ना चौहान जी साथ थे। और फिर जब दूसरे दिन जेल में जाने की बात हुई, तो चौहान जी हालांकि ब्लॉक प्रमुख थे तत्कालीन, तो एसडीएम रौतेला जी ने कहा कि भाई आप ये स्टूडेंट का मोमेंट है, आप कौन नहीं अरेस्ट करेंगे। चौहान जी ने कहा कि नहीं, मैं छात्रों के साथ साथ। तो मुन्ना सिंह चौहान जी लास्ट दिन आपके साथ आए थे हमारे साथ। प्रीतम सिंह जी का तो पता ही नहीं चला भाई, आए नहीं, मतलब कहने का मतलब मिलने भी नहीं आए हमें, जेल में मिलने भी नहीं आए। देखो, हम सच बात बोलते हैं, हम क्रांतिकारी आदमी हैं, हम लिपा पोती वाली बातें नहीं जानते। लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों में जो है बातचीत होती रहती है कि मुन्ना सिंह चौहान ने आपके नाम का फायदा उठाया, क्योंकि आप दोनों के नाम जो है एक जैसे थे, तो लोगों को लगा कि मुन्ना राणा यही है, मतलब मुन्ना तो फिर मुन्ना ही हो गया, फिर मुन्ना चौहान ही हो गया, मुन्ना राणा जो है मुन्ना चौहान में कंपाइल हो गया। सुनिए,
ठीक है, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। ठीक, लोगों में कंफ्यूजन रहा, ठीक, मैं मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुन्ना चौहान जी भी हमारे आंदोलन में, हर एक आंदोलन में तो शरीक हुए नहीं, लेकिन कुछ आंदोलन में हमारे साथ आते भी रहे। ठीक है, नाम का फायदा मानना, नाम एक है तो ठीक है, उसका फायदा उस रूप में। मैं मोटी तौर पे एक बात जानता हूं, उस समय क्रांतिकारी रुझान पैदा किया गया जौनसर बावर के अंदर, ठीक। और जहां तक मुन्ना चौहान जी का प्रश्न है, उन्हीं दिनों वही राजनीति में फिट बैठ रहे थे, उम्र के हिसाब से भी, हमारी उम्र भी कम थी। तो निश्चित तौर पर जब राजनीतिक बदलाव की बयार वहां चली, तो उसका लाभ निश्चित तौर पर मुन्ना चौहान जी को मिलना था, और मिला भी। और हम इस बात को फख्र के साथ कह सकते हैं कि जौनसार बावर में जो क्रांतिकारी मूवमेंट चले, उसका परिणाम मुन्ना चौहान जी का विधायक बनना है। बिल्कुल, ये कोई गलत नहीं। हम तो राजनीतिक बदलाव चाहते थे वहां, वो उसमें हम सफल हुए। वो ठीक अलग है, वो मुन्ना राणा बनता या मुन्ना चौहान बनता, वो मैटर नहीं देता है। मैटर ये देता कि हम राजनीतिक बदलाव को लाने में सफल हुए। क्षेत्र के अंदर क्रांतिकारी और अन्याय के अगेंस्ट में मुहिम छेड़ना और उसके खिलाफ आवाज उठाना, ये हमारा मोटो था। शिक्षा व्यवस्था, सारी चीजें चौपट थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोटी, सारा प्रश्न वहां पे गड़बड़ घोटाला चल रहा था। आपने खुद क्यों जो है विधायक के चुनाव के लिए उसके बाद भी प्रयास किया कि आप भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैंने किया है प्रयास, वो जनता का आउटलुक है, जनता किसको कितना वोट देती है। मेरे अंदर तो यदि जब मैं निष्क्रिय रहा, समझ लीजिए मैं उस समय अस्वस्थ रहा, या मेरे ऊपर बहुत बड़ा गर्दिशों का पहाड़ टूटा है, ये मानिए। बाकी तो मैं जब भी जौनसार बावर के अंदर बड़े मैटर कोई आते हैं, उसमें मुन्ना राणा सबसे आगे रहता है। एक आंदोलन के दौरान आपका 40 kg वेट कम हो गया था। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। मैंने मैरिज करी 92 में। 92 से पहले हर आंदोलन मेरे लठ उठाओ आंदोलन थे, समझ लो सीधा। आक्रामकता थी उनमें। हाँ, मतलब सरकारों को झुकना पड़ा। मैंने जितने भी मूवमेंट छेड़े, सिर्फ महासुदेव का 5वां धाम और जिले की मांग अधूरी रही हुई है, बाकी कोई सा भी मूवमेंट अधूरा नहीं छूटा। बिल्कुल, हमारे पास काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसमें लंबी चौड़ी लिस्ट है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके सभी चीजें, सिवाय 2 चीजों को छोड़कर सब कंप्लीट हुआ। और 7 बार संपूर्ण जौनसार बावर को बंद और चक्का जाम मेरे नेतृत्व में हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा तुमड़े में तीर मारा, ऐसा नहीं है। अभी तो बहुत कुछ करने को बाकी है जौनसार बावर के लिए। जौनसार बावर अगर पिछड़ा हुआ रहेगा तो उत्तराखंड कब मजबूत होगा? या कोई सा भी पार्ट शिक्षा के क्षेत्र में या विकास के क्षेत्र में यदि पिछड़ा हुआ रहेगा, तो निश्चित तौर पे वो राज्य या राष्ट्र अधूरा है। आपने एजुकेशन पर सबसे ज्यादा फोकस किया अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में। 12 फरवरी 1996 में भवन विहीन इंटर कॉलेज कोटी कॉलोनी हेतु सरकारी भवन पर कब्जा कर दिया आपने, फिर से एक बार और कब्जा किया। ट्यूनी में भी आपने कब्जा किया, ऐसा है। कोटी कॉलोनी में भी आपने कब्जा किया, लागा पोखरी में भी आपने कब्जा किया। नहीं, लागा पोखरी में कब्जा नहीं किया। लागा पोखरी में बालिका इंटर कॉलेज हाई स्कूल चल रहा था उन दिनों। उसके बाहर 4 दीवारी नहीं बनी थी, उस समय छात्र संगठन था, छात्र संगठन। तो समाज कल्याण विभाग से 4 दीवारी का, क्योंकि शिक्षा सुधार आंदोलन के दौरान हमने सब जगह छापे मारे। सन 87 में जब शिक्षा सुधार आंदोलन छेड़ा था, जब मैं जौनसार छात्र अध्यक्ष बना था, तो संपूर्ण जौनसार बावर में शिक्षा की बहुत ज्यादा दुर्दशा थी, शिक्षा व्यवस्था की। तो छापे मारते, उसी छापे मारी या विजिट के दरमियान लागा पोखरी में मैं गया, बालिका इंटर कॉलेज। वहाँ के जो तत्कालीन प्रिंसिपल थी, प्रधानाचार्य, पता नहीं क्या उनका नाम, त्रिपाठी थी या कोई और थी, जैसा मैं भूल गया हूँ, ध्यान नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ जो बालिकाएं हैं, इनको और तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको थोड़ा सा नहाने धोने शौच में जाने की दिक्कत है, क्योंकि ओपन है और गांव के लोग दाएं बाएं आते जाते, तो निश्चित तौर पर वो थोड़ा सा अभद्र सा लगता है, उन्होंने कहा। तो मैंने फिर 4 दीवारी के लिए ऑर्डर कराया, तो बनी। ये 1996 में आपने ये काम किए सारे, मतलब आपने स्कूलों के दौरे किए और फिर वहां पे समस्याएं देखी। 1987, वैसे तो 82 से किया, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था यहाँ। नहीं, 96 में जौनसार बावर में बंद पड़े, जो सालों से बंद पड़े स्कूल थे, उनको खुलवाने और महाविद्यालय को खुलवाने के लिए आपने आंदोलन रैलियां की 96 में। आंदोलन किया, और मैं आपको मोटे तौर पे बात बताना चाहूँ, संपूर्ण जौनसार बावर को 7 बार बंद और चक्का जाम कराया। और 92 में मैंने चूंकि मैरिज करी, उसके बाद जो ये 3 भूख हड़तालें हुई है, एक तो 1997 की बात,
जब सजग वार्ता पत्रिका आई थी उसमें अनसंट लिखा था जॉन साहब और के कल्चर के और माँ बहनों के बारे में, और भयंकर उल्टा सीधा लिखा था, वो मैं आपके सामने शेयर नहीं तो कर उस समय मैं जब मैंने उस किताब में जो पंक्तियां लिखी थी अनाप शनाप हमारे संस्कृति के बारे में, जब मैंने अपनी पत्नी स्वर्गीय सरीना राणा मर चुकी हूं, जब मैंने उससे पढ़ाया कि देखिए जॉन साहब बावर के बारे में, माँ बहनों के बारे में लिखा है, तो उनके शब्द थे। इस चीज को थोड़ा कोट करने की बात है और सभी को कोट करने की बात है, जितने भी समाज के लोग हैं, चाहे कहीं के भी हों। आन बान शान का जहां प्रश्न आता है तो वहां कुछ नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल। उसमें उल्टा सीधा जब लिखा तो मेरी मिसेज का क्या कहना था कि जिन माताओं बहनों ने जॉन साहब की नथीराम नेगी जैसे महान शख्सियत को पैदा किया, अमर शहीद केसी चंद जैसी महान शख्सियत को पैदा किया जिसने फांसी का फंदा चूमा था 3 मई 1945 को है, और नथीराम नेगी जिन्होंने जो है मुगल सम्राट, मुगल का जो वो था, क्या कहते हैं, मुगलों का जो अब्दुल कादिर रोहिल्ला था सेनापति, पांवटा आया था, उसके सर को कलम करने वाला नथीराम नेगी जो मलेथा का था, ऐसी शख्सियत को जिन्होंने पैदा करा, आज उनके दूध को इस तरह से कलंकित किया जा रहा है। मैंने कहा तो फिर क्या विचार किया है? उन्होंने पूछा कि आपने क्या सोचा है? मैंने कहा ऐसा है, अगर तो ये नजदीक में होते, नजदीक का मतलब वो ये था नेपाल बॉर्डर और यूपी बॉर्डर और क्या कहते हैं, हाँ वो बांस देवरिया। अगर मैंने कहा लखनऊ ऐसे इधर उधर होते तो मैंने कहा मैं कुछ करता ही ना, हमारे बिगड़ डांगरा जानते हो। मैंने कहा 1000 टुकड़े करके ले आऊंगा, तो उन्होंने खुली बात बोली, ये कोई होता गोलियां में 4, मैंने कहा 1000 लगे मेरे, लेकिन ये चूंकि वो एरिया जहां मैं कभी गया ही नहीं, बहुत से दूर था उससे। हाँ, मतलब फिर क्या विचार किया, मैंने कहा महासदेव महाराज को हाजिर नाजिर मानते हुए और हमारी माँ बहनों का जो इस तरह का जो अपमान हुआ है, उस अपमान का बदला चुकता करने के लिए मैं चक्राता बैठूंगा भूख हड़ताल पर, और तब तक हटूंगा नहीं जब तक उनको अरेस्ट नहीं किया। और वो मैं कफन लेके बैठा 10 दिनों तक। यस। तो मेरी मिसेज ने क्या बोला कि ये जाइए, शान से जाइए, और तब तक वापस नहीं आना जब तक उनके अपमान का बदला पूरा नहीं लिया जाता। आपकी अगर जान भी जाएगी इसमें तो मैं रोऊंगी नहीं। और बेटा उस समय 6 साल का था और बेटी 1.5 साल की थी। है किसी की बीवी में इतना दम जो अपने पति को ये कह के जाइए, नो प्रॉब्लम, और छोटे छोटे बच्चे। मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा कि मेरा किसी के व्यक्ति के ऊपर वो नहीं है, लेकिन आन बान शान के लिए सब कुछ दांव पे लगाना चाहिए इंसान को। मेरा मतलब ये है। आपने 32 किलो अपना वजन उस समय 32 किलो वजन खोया। मैंने देखा नहीं, मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ, लेकिन दिलीप रावत बुरासवा के हैं, अभी भी जिंदे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने देखा 32 किलो आपका वजन ऑन रिकॉर्ड। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में और उस सब चौहान जी भी आपके साथ रहे थे? देखिए, पूरे घटनाक्रम में नहीं, पूरे नहीं, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, झूठ नहीं। मुन्ना चौहान जी भी सपोर्ट में आए, विनोद बर्थवाल जी भी सपोर्ट में आए, सपा के वहां आए। जब मूवमेंट चला, मूवमेंट तो तकड़ा चला ना। मुन्ना चौहान जी भी आए एक दिन, और लेकिन मुन्ना चौहान जी फिर कालसी में भी उन्होंने जुलूस निकाला था, है ना। और छात्र नेताओं ने भी। फिर मैं पूछना चाहूंगा कि प्रीतम सिंह जी उस वक्त कहाँ थे? प्रीतम सिंह जी भी क्या उनका भी कोई इसमें समर्थन देने नहीं आ पाए, लेकिन ये जरूर है कि जिस दिन मुझे, चूंकि तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी, पेशाब के रास्ते से खून निकला था, ज़बरदस्ती उठा के पुलिस मेरे को दून हॉस्पिटल ले गए थे। तो उसी दिन तत्कालीन डीएम थे, क्या कहते हैं, महंती जी, पीके मोहंती जी, वो आए। उन्होंने ये कहा कि भाई वो अरेस्ट हो गए हैं, जो बांस देवरिया का पत्रकार था, संपादक था, और प्रेस सील कर दी गई और मालिक को भी अरेस्ट कर दिया गया है। तो उन्होंने जूस पिला के मेरे को, और रामचंद्र नौटियाल जी भी क्या कहते हैं दून हॉस्पिटल आए, मुन्ना चौहान जी भी आए, रामचंद्र नौटियाल जी भी आए, और प्रीतम सिंह जी उस समय नहीं आए। ये जरूर है कि जब बंद और चक्का जाम की कॉल दी गई थी उसी दरमियान, और मैं थोड़ा सा हॉस्पिटल से मैं स्वस्थ होकर आ गया, जब मैं फिर चक्रौता वापस जा रहा था उस समय जरूर प्रीतम सिंह जी आए। वो बंद के समय उन्होंने बधाई भी दी मेरे को, और कालसी आए, सैया आए, चक्राता भी आए।
बिल्कुल, एक किस्म के ये पायनियर रहे हैं, बहुत ही मुख्य आंदोलनों के अग्रणी रहे हैं आप। जहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ तो आपने सबसे पहले जो है वहाँ पर आगे आके मोर्चा संभाला है। 1999 में आपने किसानों से ली जा रही आड़त के लिए कुछ काम किया, लेकिन वो आड़त तो आज भी ली जा रही है। देखिए, जहाँ तक आड़त का प्रश्न है, मेरा कोई सा भी मूवमेंट बेसलेस नहीं होता है, नंबर 1 मेरे, और ये सेल्फ मेड मूवमेंट है मेरे। नहीं, आड़त ली जा रही है या नहीं? अब वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सुनिए। मुजफ्फरनगर में आड़त नहीं ली जाती थी किसान से, उस समय हम यूपी में थे। तो मेरा ये प्रेशर था सरकार पे कि जब मुजफ्फरनगर में आड़त नहीं ली जाती, यहाँ भी आड़त ना ली जाए। फिर उसके बाद ये राज्य अलग बनता है, 2-3 बार रैलियाँ निकाली गई। फिर अब उसके बाद आड़त अभी कहते थे कि हम लेते नहीं, लेकिन दाएं बाएं करके अन्य नाम दे करके वो कुछ ना कुछ लेती ही है। आड़त के रूप में, आड़त शब्द ना करके खर्चे के रूप में लेते हैं। तो 1999 के बाद आज 2021 में क्या इस पर फिर से आप काम करने के मूड में नहीं है? देखिए, जहाँ मैं तो मूड में, हजारों लोग जो है, हजारों, सुनिए जहां तक मूड की बात है ना, मूड में तो मैं बहुत कुछ करने को हूँ। मैं सच बताता हूँ, लेकिन परिस्थितियों ने भी जरूरत से ज्यादा मेरे को झकझोरा है। आप मानिए 2011 में मिसेज मर गई, बच्चे छोटे छोटे थे, लेकिन तब भी जब भी कोई बड़ी आफत आती जौन साहब और के ऊपर, मैं सबसे आगे रहता हूँ। देवदर्शन को लेके कितना बड़ा लफड़ा हुआ था, हमने महापंचायत बुलाई सैया में। हमने कहा हर वर्कर लोग उस समय जिन्होंने इस मामले को उठाया था, मैंने बाकायदा उनको लेटर दे के भी और फोन करके भी बुलाया था। मैंने कहा आप आइए, अपनी बात रखिए। हर वर्ग के लोग, एससी वर्ग के लोग, स्वर्ण वर्ग के लोग, जौन साहब और के संपूर्ण लोगों को हमने बुलाया था। और वहाँ पे और बंधुआ मजदूरी को लेके और ये देवदर्शन को लेके ये बातें हुई थी। उसमें हमने क्या तय किया था, जो सब ने तय किया, मैं वो बात बता रहा हूँ। सैया में महापंचायत बुलाई गई थी जौन साहब और महासभा के अध्यक्ष होने के नाते। उसमें ये तय किया कि जहाँ तक देवदर्शन का प्रश्न है, ये व्यवस्था ना हमने बनाई है ना तुमने बनाई है, आज की बनी नहीं, आदिकाल से चलती आ रही है। ठीक है, देवदर्शन को लेके किसी को मनाही नहीं है, ना तो हम ये कहते कि आप अंदर जाओ, ना ये कहते हैं कि मत जाओ, नंबर 1। दूसरी बात, जो गर्भगृह है जहां पे प्रतिमा है देव महाराज की, उसके अंदर पुजारी के अलावा कोई नहीं एंट्री कर सकता, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई हो। यदि उसके अंदर कोई एंट्री करेगा जबरदस्ती, तो क्या पहले वहां पर एंट्री होती थी? नहीं होती, नहीं, आज भी नहीं होती है। जहां प्रतिमा है, गर्भगृह, जो तो कई बोलो का पता नहीं क्या शब्द है इसका, जौनसारी में गर्भगृह जतपुंडी मूर्तियों अंदर, मन का उसमें प्रवेश पुजारी के अलावा किसी को वो नहीं। और अगर कोई जबरदस्ती करेगा तो उसे बख्शना। तो उसमें वहां तक जाने की जबरदस्ती आज तक किसने करी? आप बात नहीं समझे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जबरदस्ती करी। देव दर्शन के नाम पे सीधे मूर्तियों के पास जाने का भी वो था नाटक। भाई ध्यान रखना, मूर्ति में शक्ति तभी है जब वहां की थाती शुद्ध है, थाती शुद्ध है, नंबर 1। दूसरी बात, पुजारी चूंकि उसका पूजा करता है सिस्टम से, उसके परिवार के लोगों को भी एंट्री का वो नहीं है अनुमति। जिस समय पूजा करता है उस समय एंट्री सिर्फ पुजारी को है, औरों को नहीं। ठीक है, वजीर या उस रूप में कभी जाते हैं, वो चीज अलग है। तो इसीलिए हमने इस चीज को तरीके से, मैंने कहा देव दर्शन ना भेजेंगे ना रोकेंगे, लेकिन गर्भगृह में कोई जबरदस्ती करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, सीधा ऐलान। दूसरी बात, बंधुआ मजदूरी का प्रश्न था। मैंने कहा अगर कोई बंधुआ मजदूर है तो आइए, हर वर्ग के लोग थे, आइए कहिए अपना पक्ष, हम पैसा इकट्ठा करके बंधुआ मजदूरी से मुक्ति दिलवाएंगे, बोलो तो सही। तीसरी बात और मैं बताना चाहता हूं, जो उस समय तय हुआ, मैंने कहा क्रिश्चियन मिशनरी के नाम पर लोगों को, सीधे साधे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये गलत है। स्वेच्छा से कौन क्या कर रहा है वो उसका निजी मामला है, लेकिन अगर जबरदस्ती गुमराह करके तो ये आपको कहां से पता चला कि लोग ईसाई धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? आपसे आकर्षित नहीं हो रहे, ये बातें उन दिनों चल रही थी। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्तियों को देखा? मैं ना जानता हूं, लेकिन सुना तो है कि कोई है हमारे तरफ भी, वो चीज है, वो चलो अलग चीज है, लेकिन मैंने देखा नहीं। तो मैंने ये कहा कि जो कोई प्रलोभन दे करके धर्म को कन्वर्ट कराएगा ईसाई मिशनरी में, मैंने कहा उसे भी बख्शना मत। यहाँ तो सीधा आर पार का फतवा होता है। ये 3 चीजें उस समय तय हुई थी। और उसके बाद देव दर्शन को लेकर कोई
दंगा फसाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। आप देखते हो वीर शहीद केशव चंद जी के लिए आपने बहुत कुछ बेहतर करने की कोशिश की। उनमें से एक था कि देहरादून में गांधी पार्क में उनकी मूर्ति को स्थापित करना। उसके लिए सबसे पहले इनिशिएटिव मुन्ना राणा जी ने लिया, आपने लिया उसके लिए, और तब जाके वहाँ पर मूर्ति स्थापित कर पाए। तो इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं सभी जौनसार बावर के लोग। दूसरा, इसके अलावा आपने वहाँ पर दिल्ली में भी एक वो ज्ञापन दिया था निशंक जी को कि यहाँ पर भी जो है उनकी प्रतिमा लगाई जाए। उसका क्या हुआ? देखिए, कोरोना काल आया है। अगर कोरोना काल ना होता तो पार्लियामेंट में आप अमर शहीद केशवचंद की प्रतिमा देख रहे होते। इस बारे में कोरोना काल खत्म हो जाएगा उसके बाद उम्मीद कर सकते हैं। अरे स्वास्थ्य सही रहना चाहिए, उम्मीदें हारता नहीं हूँ। पार्लियामेंट में शहीद केशवचंद की प्रतिमा लगा के ही मैं चैन की सांस लूंगा, तब तक चुप नहीं बैठना। अब मैं इस बारे में बता देता हूँ। वर्ष 2007 में शहीद केशवचंद के शहीदी मेले में चक्राता में रामताल गार्डन में मैंने प्रण लिया था। मैंने कहा, जिस अमर शहीद केशवचंद ने पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं को फांसी के फंदे पर चढ़ाया 24 साल 6 महीने की उम्र में, उस अमर शहीद केशवचंद की प्रतिमा हमारे देहरादून राजधानी में भी नहीं, तत्काल अस्थायी राजधानी दिल्ली में नहीं है, सिर्फ यहाँ हमने जरूर लगा रखी है। उस बात के लिए मैं बधाई जौनसार बावर के समाज को, और विशेष बधाई मैं पंडित शिवराम जी को देना चाहूँगा। ठीक है, आज वो उस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कविता बनाई थी अमर शहीद केशवचंद, हमने बचपन में सुनी थी। जब हमने उनकी कविता को सुनी, उसी समय से तो ये सारे ब्लड में क्रांतिकारी रुझान फैला हुआ है, कहने का मतलब ये है ना। तो अमर शहीद केशवचंद का इतना बड़ा त्याग, हम शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, इनसे कम त्याग नहीं है। हम ज्यादा की बात नहीं कर रहे तो कम भी नहीं है, और उसके बावजूद भी इनकी प्रतिमा नहीं लगी है। मैं मन का आज प्रण लेता हूं कि अमर शहीद केशवचंद की प्रतिमा जब तक उत्तराखंड के अस्थायी राजधानी देहरादून में स्थापित नहीं की जाती, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैंने तो यहां तक कहा था कि मैं मेले में नहीं आऊंगा, लेकिन हमारे बड़े भाई साहब होते थे सपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री विनोद बर्थवाल जी, उन्होंने कहा था कि नहीं, आपको जब निमंत्रण दिया है, वहाँ पे कुछ सम्मानित करने के लिए बुलाया है, अगर आप उसमें नहीं जाओगे कृषि मेले में जहाँ आपको सम्मानित करने की बात उनकी समिति ने दिया है, तो वो अमर शहीद केशवचंद का अपमान होगा। तब मैं गया, सुनिए थोड़ा, तो जब आप पूछ रहे तो मैं पूरी बात बताऊँ। फिर उसके बाद हमने धरना दिया गांधी पार्क के सामने। फिर उन्होंने कहा प्रशासन ने कि भाई ठीक है, हम बसंत विहार में एक छोटे मतलब लगा देते हैं गार्डन में। मन का नहीं, अमर शहीद केशवचंद की प्रतिमा अगर लगेगी तो गांधी पार्क, अन्य जगह में स्वीकार्य नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष माननीय हरबंस कपूर जी का, जिन्होंने आदेश किया था गवर्नमेंट को, और तत्कालीन चेयरमैन नगर निगम देहरादून माननीय विनोद चमोली जी का, इनके प्रयासों से वहाँ पर 2013 में अमर शहीद केशवचंद की आत्मकथ प्रतिमा लगी है। और मैं कहना चाहूँगा जौनसार बावर के लोगों को, हार ये ना हिम्मत, विसार ये ना राम। नेक कार्य करने के लिए किसी जलूस की जरूरत नहीं होती है, अपने अंदर मादा होना चाहिए। जब मादा होता है तो जनता खुद ब खुद आपके साथ आती है, लेकिन आपकी दशा और दिशा सही होनी चाहिए, लोक कल्याणकारी होनी चाहिए। तो हमने 1 नवंबर 1920 को शहीद केशवचंद जी का जन्म दिवस में हमने मनाना शुरू किया। तो इसलिए दो जगह दुई जो तो कहीं बोल रहे ना, दो मैदान कहिए या दो वो कहिए, क्या कहते हैं, भूखंड देहरादून में हमेशा जब तक कि पृथ्वी रहेगी, तो गांधी पार्क में अमर शहीद केशवचंद की प्रतिमा के पास जन्म दिवस सेलिब्रेट करने का जौनसार बावर के लोगों के, युवाओं के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी, हिंदुस्तान के सभी समाज के लोगों को वो सेलिब्रेट करने का सुअवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, वो कभी हटेगा नहीं। और दूसरा, पवेलियन ग्राउंड में अमर शहीद केशवचंद के जन्म दिवस में जो वो होता है, क्या कहते हैं, खेल कूद, वो उसके लिए पवेलियन ग्राउंड हमेशा ये मानिए आवंटित जैसा आपको मिलेगा खेलने के लिए। कहने का मतलब ये है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर जब वो प्रतिमा लग गई तो फिर मैंने लगभग 2013 में लिखा होगा इसमें, शहीदी मेला, शहीद केशवचंद का शहीदी मेले के अवसर पर 3 मई 2013 को रामताल गार्डन में फिर मैंने प्रण लिया,
मैंने कहा मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक अमर शहीद केचन की प्रतिमा पार्लियामेंट में नहीं लगेगी। और दूसरी बात मेरा ये कहना है, अब मेरा सोचना है, जिसकी इतनी बड़ी शहादत है, जब तक उसको राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की राजधानी केंद्र पर उसकी प्रतिमा नहीं लगेगी तो निश्चित तौर पर उसकी शहादत के लिए न्यायपूर्ण नहीं होगा। तो ये मेरा उद्देश्य है। मतलब आपका मानना है कि वो एक लोकल हीरो ना बनकर एक नेशनल हीरो, यस, नेशनल हीरो के रूप में जाना जाना नेशनल चाहिए। हीरो, बिल्कुल, क्योंकि वो आजाद हिंद फौज के यस और माफी नहीं मांगी जबकि उनको प्रलोभन दिया जा रहा था बड़े पद पर भेजने का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ शहीद केचन जी आजाद हिंद फौज में 3 स्टार वाले अधिकारी थे। एक और बात नहीं, मैं अब आते हैं उस पर आते हैं बाद में, क्योंकि थोड़ा समय की कमी है। देहरादून में SC ST का जो हॉस्टल है, हाँ, वो आप ही की देन है? देखिए जहाँ तक कंडोली की बात ऐसा है, अब आप याद दिला रहे हैं पुरानी बातें तो फिर उसी तेवर में मुझे बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। ऐसा है कि मैं जौनसाबाद छात्र संघ का अध्यक्ष था और कंडोली में आवंटित हुआ था हॉस्टल के लिए जगह, ठीक, समाज कल्याण क्या कहते हैं, जगह तो रेवेन्यू ने दी। ग्राम सभा कंडोली के प्रधान हुआ करते थे उस समय विक्रम प्रधान, और अधोव्याला के प्रधान हुआ करते थे उस समय सुरेंद्र सिंह सजवान। तो सुरेंद्र सिंह सजवान और उनकी जो एरिया था ग्राम सभा का वो अलग मतलब सटा हुआ था एक दूसरे से, ये माने बॉर्डर था। तो जब वो सुरेंद्र सजवान जी ने जमीन दी हॉस्टल के लिए गवर्नमेंट की ओर से, जो समाज की जमीन होती है, तो उस पर कब्जा कर दिया था विक्रम प्रधान जी के लोगों ने। छोटी झोंपड़ियाँ बनाई, हम गए, वो तोड़ी ताड़ी फेंकी, खैर फिर निर्माण कर रहे थे समाज कल्याण विभाग, वो रात को तोड़ देते थे। मैंने कहा यहाँ चौकीदारी बैठने नहीं आ रखा रहना। मैंने सोचा, मैंने कहा पकड़ना है तो सीधा DM के पास जाता हूँ। मैं DM के पास गया, उस समय DM होते थे अशोक खुराना जी। मैंने कहा DM साहब, क्योंकि मैं हर काम बोल के करता था, ये नहीं कि प्रशासन को आगाह कर देता था। मैंने कहा ऐसा है, वहाँ हॉस्टल अगर नहीं बना तो मैं सीधा सर्किट हाउस कब्जा करूँगा। हाँ, मैंने कहा तुम PSC पुलिस तो छोड़ो, आर्मी भेज देना, तब नहीं खाली कर पाओगे। तो ये सच बोल रहा हूँ। अभी उगता सूरज अशोक खुराना जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ऐसा है, मेरे को 1 महीने का समय दो। मैंने कहा मैं 1 महीना नहीं, मैं 2 महीने बाद पूछना होगा। तब बना वो हॉस्टल, हवा में नहीं बना, उसे तो कब्जा कर दिया था। और तत्कालीन वो जो विक्रम प्रधान होते थे, वो केंद्रीय मंत्री, अब नाम बोलने की जगह नहीं है, इधर ही के थे, उनके खास आदमी थे। अच्छा, हाँ, मतलब बड़ा राजनीतिक, कहने का मतलब राजनीतिक षड्यंत्र सब धराशायी हो जाती है अगर आपका नीति और नियत सही हो और दिशा सही हो। अब एक प्रश्न आपसे और संबंधित, तब बना तो हमारे वो SC ST दोनों वर्ग का है। ठीक है, लोगों की तो आपने बहुत सेवा करी है, बहुत काम किया, बहुत कुछ नहीं किया, नहीं ये कोई काम हुआ जो करना चाहता हूँ तो 1% भी नहीं किया हूँ। लेकिन ये तो लट के जोर पे जो हुआ है सो हुआ है। नहीं, लेकिन आपने लोगों के लिए इतना कुछ किया। 80 के दशक से शुरू किया सेवा करना, जनसेवा, और अभी तक करे 82 के, हाँ वही 80 के दशक में। तो लेकिन जब आपको उसका रिवॉर्ड देने की बारी आई तो फिर आपको 700 वोटों से हरा दिया। कुछ नहीं, मुन्ना राणा पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं, 1% भी फर्क नहीं पड़ता। 8 चुनाव लड़ चुका हूं मैं लाइफ में, सारे हारने के लिए लड़े, जीता भी हूँ। 2 बार छात्र संघ अध्यक्ष, DAV कॉलेज छात्र संघ महासचिव उस समय बना, जिस समय कोई बुरा मत मानना, जौनसार का लड़का सीधा साधा होता था, भाई हमारे यहाँ शांत। वो DAV कॉलेज में गेट के अंदर एंट्री करने से भी डरता था। उस समय लड़ा और सारे रिकॉर्ड तोड़े, वहाँ सारे रिकॉर्ड तोड़े। जितना 2nd और 3rd वाले को वोट पड़ा उससे भी ज्यादा मेरे को वोट पड़ा है, जबकि जौनसार का कुल 150 वोट होता था, वहाँ ज्यादा 200 होगा। तो छात्र संघ अध्यक्ष की बात, एक बार हारा, दोबारा बनता तो तब तक। लेकिन छात्र संघ चुनाव से कई ज्यादा डिफरेंट है जिला पंचायत के चुनाव। जिला पंचायत में MLA के भी लड़ चुका हूँ, जनता ने जमानत जब्त कर, वो जनता के हाथ की बात है। 2 बार लड़ चुका हूँ विधायक का चुनाव। तो आपको कोई शिकायत नहीं जनता से कि आप उनके लिए मेरा कोई शिकायत नहीं, वो जेल जाते हैं, मुकदमे झेलते हैं? आप समझे नहीं, वो तो 7-8 मुकदमे मेरे ऊपर चले और 7 बार संपूर्ण जौनसाबाद बंद और चक्का जाम किया, और 85 किलो वजन मेरा भूख हड़तालों में घट चुका है लोक कल्याण के लिए। मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो महासुदेव ने अभी भी जीवित रखा हुआ है। हाँ, गर्दिशों में जरूरत से ज्यादा मैं घिरता रहा, हिम्मत मैंने कभी हारी नहीं, ना हारूंगा। पैदल चलना हो मैं पैदल निकल लेता हूँ, जेब में किराया हो ना हो, कोई सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप MLA के मटेरियल थे, लेकिन आप जिला पंचायत आकर अटक गए।
नहीं ठीक है, वो पब्लिक ने अटकाया, उसमें मेरा क्या दोष है? मेरा तो काम जो कर्म है वो मेरे हाथ का है। कर्म के लिए सेहत सही रहनी चाहिए, कर्म के लिए और उम्र सेहत सही रहनी चाहिए, कर्म के लिए तो मेरे पास मादा और चौगुना है। अगर मेरे आगे नहीं टिक पाएगा कोई कर्म के लिए, वो चाहे कोई भी हो। आज तक नहीं टिक पाया, ना आगे टिकेगा। ठीक हाँ, है, राजनीतिक रूप में एक क्रांतिकारी के रूप में ठीक हम सफल हुए, लेकिन राजनेता के रूप में मैं सफल नहीं हुआ, क्योंकि राजनेता के रूप में सफल होने के लिए जनता के ऊपर निर्भर होता है। क्रांतिकारी के रूप में सफल होने के लिए अपने बाहों में दम होता है। बिल्कुल बड़ी बात करी है आपने। राजनीति में शिकस्त भले मिली हो, लेकिन समाज सेवा में कभी आपको शिकस्त नहीं नहीं मिली। मतलब जो काम अगला काम जो आप चाहते हैं कि एक आपने सेटअप किया माइलस्टोन कि मुझे इसको अचीव करना है, अचीव क्या करना है? समय और परिस्थिति के अनुसार टारगेट होते हैं इंसान के। जॉन बावर के लिए आप सुनो, बुरा मत मानना। जब मैं छात्र राजनीति से बचपन से माना 13 बार लाठीचार्ज, 2.5 घंटा गोलीकांड हरबरपुर, इसमें लिखा हुआ है 1997 की बात है, 96 की, 97। हरबरपुर 2.5 घंटा गोलियां चली थी, थाने चौके सब जला दी गई थी। आई वॉज लीडिंग दैट मोमेंट, लेकिन शांत भी कराए। इसका अर्थ ये नहीं है, कहने का मतलब क्या है? ठीक है, एक मैं सच्ची बात बताता हूँ। कौन नहीं चाहता, जब माना मैं राजनीतिक कैरियर में हूँ या इसी में ही हूँ, बचपन से मैंने कभी जॉब के लिए ट्राई नहीं करी। मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा अपने ज़माने का। रमेश मेहरावना आई सेलाइड है, और मैंने बीए इंग्लिश मीडियम से किया डीवी कॉलेज से, जबकि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। ये बड़ी बात है उस दौर में। ये कहना बहुत आसान होता है। हाई स्कूल इंटर में टोटल मेरी इंग्लिश स्पीच होती थी। लेकिन एक उदाहरण सुनते हैं, आप माना जौहरी हो, हीरे जवाहरात कर सोने के, अगर वो आपको धंधा मिले तो आप निखरोगे। अब हम ठहरे जौहरी माना ये सोने चांदी के, और मेरे पास पकड़ा दिया लोहा, जैसे पीट पिटते कोयला पकड़ा दिया, तो निश्चित तौर पे विचार में हर चीज़ में वो उतना निखार नहीं आता है। आपको अगर मंच मिलता है, आपको यदि पद मिलता है, तो आपके अंदर उतना ही टैलेंट बढ़ता है आगे, उतने ही आप आगे बढ़ते हैं, उतनी आपकी सोच जो है निखर के आती है। लेकिन यदि आपको आप सब कुछ कर रहे हैं, जैसे बचपन से 20 साल 30 साल से मैं बोता जा रहा हूं। जब बुआई की जाती किसान के द्वारा, तो बीज जब बोता है तो उसके बाद उससे फसल मिलती है। लेकिन मैं तो बोता गया, मेरे को तो बीज कभी वापस मिला ही नहीं है, जो सच्चाई है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता हूं। चाहता इंसान भी बनना, मैं भी तो चाहता हूं कि मैं भी कभी कुछ बन जाऊं। लेकिन अगर जनता नहीं बनाना चाहती तो जनता के ऊपर निर्भर है ना, वो दोष जनता का है, मेरा क्या दोष है? आप जब आंदोलन करते हैं तो उसका रिजल्ट 90% आ ही जाता है, पॉजिटिव आता है, सकारात्मक आता है। तो क्या आपको लगता नहीं कि इस वक्त एक ऐसा आंदोलन करने की जरूरत है जो आपके जॉन सार बावर के जंगल है, वन संपदा है, उसको बचाया जाए? देखिए, जंगल का बात आपने बोली है, इसी में लिखा है 97 की बात। मैं हनोल से देहरादून तक पद यात्रा 29 दिन की है मेरी। उस समय वन माफी बंद कर दी गई थी, और मैं जब पैदल होता, कांडो बरहम होता हुआ उधर को आया कोटी कनासर की तरफ। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। बजाऊ के लोग मिले, आप पूछना उनसे, बोले राणा जी हम तो परेशान ले करे, बोले कहीं, बोला हम वन माफी नहीं दे रहे और कुछ नहीं कर रहे, कह रहे बंद हो गई। मैंने कहा अच्छा, बोला डीएफओ विराता है तकाई। मैंने कहा ऐसा करो, डीएफओ को पकड़ो, पेड़ में बांधो, मैं आ रहा हूँ मन का भी। तो खैर उन्हें पता चला, वो चल दिए। जब मैं जंगलात चौकी पहुंचा, आप पूछ सकते हैं, मैंने वहां से वायरलेस कराया कालसी के लिए। मैंने कहा जिस दिन मैं कालसी आऊंगा, पद यात्रा थी ना, अगर उससे पहले वन माफी आवंटित नहीं की गई जॉन सार बावर के लोगों को, तो मैंने कहा तुम्हारा ऑफिस लड़िया तड़िया सब तोड़ दूंगा। और जब तक वायरलेस करके जब मैंने बात की, तो उन्होंने मतलब उसी समय से फिर वन माफी देना शुरू करी। लेकिन एक बात मैं और बताता हूँ। नहीं तो आपको लगता नहीं कि आपकी जो वन माफी दी गई, नहीं लेट मी स्पीक, वन माफी जो दी गई है वो अब जो है सरदर्द बन रही है जंगलों की कटान की, उसकी आड़ में जो है अवैध कटान हो रहा है। अब मेरी बात सुनिए, अगर गांव की ओर से आप ईमानदारी से जा रहे हैं तो एक ट्रेंड आ गया, सुना मैंने देखा तो नहीं, देखो मैं ऑथेंटिक तौर पे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सुना है। गांव के लिए जो वन माफी की लकड़ियां जो आवंटित है एसटी एरिया के लिए, जॉन सार बावर के लिए मुख्य रूप में, सुना है कि वन विभाग आनाकानी करता कि पेड़ नहीं है, वो नहीं। फिर हमने ये भी सुना है
कि जो वन के जो माफिया है, वन माफी नहीं बोल रहा हूँ, वन के जो माफिया है, वन के जो तस्कर है, माफिया लकड़ी के तस्कर, जी 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 लकड़ी के तस्कर, जी, तो सुना है वो रुपए दे करके जितना मर्जी पेड़ काट देते हैं, जितना मर्जी लकड़ी हरी हो चाहे सूखी हो। तो ये तो डॉल्बिटे के नाम पे और नापलेन के नाम पे, देखिए डॉल बिटा नापलेन, देखिए ये चीज़ अलग है। माना आपकी डॉल है तो निश्चित तौर पे आप उसके लिए क्लेम कर सकते हो काटने के लिए, वो ठीक है, 1 ट्रक निकले, 2 ट्रक निकले या आधा ट्रक निकले। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि जो गांव के जो लोग हैं जिनको वन माफी का सुकर ऐसा कुछ बोलते हैं, सूखा पेड़ या कुछ वैसा पेड़, कुछ वैसा पेड़ शब्द है ना फॉरेस्ट के, तो वो उसे देने में भी आनाकानी करते हैं। अल्टीमेटली लड़ झगड़ के गाँव वालों को मिल ही जाता है। लेकिन जितना वो वन माफी में जा रहा है उससे 4 गुना अवैध रूप से काट के तो इसके लिए आप आंदोलन करेंगे? जैसे आपने माफी दिलवाने के लिए आंदोलन किया और जो संघर्ष किया, वैसे आप इसके लिए कुछ करेंगे? 4 लाइनें बोलूं कुछ? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं थक गया हूँ समस्याओं की पहाड़ों को ढोते, किंतु बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। जब सुनता हूँ बच्चों को बिलखते रोते, रात को भी मुझको यह सोने दे देते। पूछते हैं बच्चे मुझसे ये सब, बंद स्कूलों के ताले खुलेंगे ये कब? क्या आज़ाद तूने किया देश को आज़ाद तूने है केसरी, हमें भी तो आज़ादी चाहिए। तोड़े बंद ताले स्कूलों के जो सब, आज हमें वही केसरी चाहिए। कहने का मतलब है इस समय मेरी उम्र आप जानते होंगे क्या है? 56 पे आ गया हूँ, सुन लो, और मैं लगा हूँ और थक नहीं रखा हूँ। 4 साल बाद सीनियर सिटीजन हो जाएंगे आप। यस, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि लोगों के अंदर जो जुनून होना चाहिए था ना, दुख इस बात का है कि वो जुनून 0 हो गया जॉन साहब और जो हमारे समय हुआ करता। तो उस जुनून को और आंदोलनकारी की जरूरत है ना? नहीं, और जुनून सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है। ठीक है, जो सोशल मीडिया में दिखाओ, नो प्रॉब्लम, आवाज उठाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन धरातल पे हुजूम होना चाहिए ना जनता का इशू को लेके, और इशू भी सही होने चाहिए। ये नहीं कि उसने उसकी बकरी चोर दी, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। मतलब उलूल जुलूल की बहस सोशल मीडिया में जरूरत से ज्यादा हो रही है, और जो हकीकत होना चाहिए जॉन साहब और के अंदर, वो कुछ हद तक हुआ है, कुछ हद तक अभी होना और बाकी है। आखिरी में जाते जाते कुछ आप एक खास संदेश देना चाहेंगे लोगों को अपनी आक्रामक शैली में? देखो, अब क्या बताऊं मैं, देखो, अब शहीद केचन की प्रतिमा का जहां तक प्रश्न है, लिखा है लास्ट में, लेटर तत्कालीन जो स्पीकर महोदया थी श्रीमती सुमित्रा महाजन, उन्होंने प्रस्ताव, उनका प्रस्ताव गया और लेटर भी आ गया है। लेटर आया निशंक जी के नाम का, और वो क्योंकि हमने जो दिया तो नेचुरली एड्रेस वहाँ का था, उधर आया, और उसकी कॉपी भी मेरे पास आ गई है कि इसे दिया जा चुका है। और वो समिति होती है लोकसभा में जो स्टैचू या आदि निर्माण का जो कार्य करती है, उसमें प्रस्ताव भेजा गया है। और जैसे अब चूंकि गवर्नमेंट का चुनाव हुआ उस समय लोकसभा का, अब बने हैं, जब से अभी दूसरे बने, कोरोना काल जो फैला है इसलिए मैं जा नहीं पाया। अब जाऊंगा, जैसे कोरोना काल थोड़ा सही हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मैं जाऊंगा। इसमें मैं बैठा नहीं हूँ चुप। कोई समझौता नहीं होगा इस चीज? नो प्रॉब्लम। अरे कुछ भी करना पड़े वहाँ मैं बैठूंगा, चाहे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चाहे कब्जा करना पड़े। नहीं, कब्जा नहीं। देखो, मैं गलत बात बोलता नहीं, जो बोलूंगा वो फिर करके दिखाता हूँ, ऐसा नहीं। फिर एक राजनीतिक पार्टी के भी हम सदस्य हैं, भाजपा के हम सदस्य हैं, तो निश्चित तौर पे अपने पार्टी की नीति नियम इसके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा। ये चीज़ें होती हैं, बिल्कुल ठीक है, जोश भी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ पार्टी की नीतियों के अकॉर्डिंग होश भी होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मोटो होना चाहिए अपने समाज, अपने क्षेत्र, अपने देश, अपने राज्य के उत्थान के लिए। उसका विकास हो, कैसे हो, वो एक आदमी से नहीं होता है, सबके प्रयासों से होता है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ मुन्ना राणा जी, एक प्रणेता रहे हैं कई आंदोलन के, और दर्जनों भर आंदोलन इन्होंने किए, 90% उसमें सफलता हासिल करी, और अपनी बातें सरकार प्रशासन से मनवाई, और आगे भी ये इसी क्रांति के साथ आगे लड़ते रहेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा तो इनका अगला जो लक्ष्य है वो दिल्ली जाकर शहीद केसरी चंद जी की मूर्ति को स्थापित करना होगा दिल्ली के
लोकसभा भवन में या फिर अन्य कोई ऐसी जगह जो एक प्रतिष्ठित जगह हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। थैंक यू। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।